नमस्कार, मैं विजयपाल सिंह परिहार। आज पॉलिटी को एक अगला अंक जो है वो क्या है, हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे तो मूल अधिकार में पॉलिटी का अगला अंक मूल अधिकार के अगले पार्ट से शुरू होगा। तो अगला पार्ट क्या है, चूंकि मूल अधिकार का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन अभी लिया था, तो मूल अधिकार का इंट्रोडक्शन लिया था, तो इंट्रोडक्शन के आगे की जो व्यवस्था है वहाँ पर हम लोग चलेंगे। और आगे की व्यवस्था, अभी हम लोग एकदम इनिशियल स्टेज में हैं मूल अधिकार के। अभी मूल अधिकार इवन जो मूल अधिकार कहलाते हैं, जैसे पहला मूल अधिकार समानता का मूल अधिकार, अभी वहाँ की भी हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी उसके और पहले हैं, और पहले कहाँ हैं, अनुच्छेद 13 पर हैं। तो आज अनुच्छेद 13 की चर्चा होगी मुख्य तौर पर, और मेरे ख्याल से एक डेडिकेटेड वीडियो अनुच्छेद 13 के लिए होगा। हाँ, ये एक और बात कि भाई बहुत दिनों बाद ये वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं, मतलब अलग अलग ढंग से समस्याएं आ रही थी। हो सकता है कि मतलब मशीन इस तरह से काम करती हो, कभी आवाज़ की समस्या थी, कभी अपने CPU की समस्या थी, कभी कुछ और समस्या हो गई, कभी लाइट की समस्या हो गई। तो मतलब क्या है कि ये सब करते करते और लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत गया जब आपके पास कोई वीडियो, कोई चीज़ नहीं पहुंची। तो अब उसके लिए किया यही जा सकता है कि भाई हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे थे, सभी लोग प्रयास कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी आप तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, तो अच्छा, ये वीडियो जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो अभी टॉपिक बता रहा हूँ, ये टॉपिक भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया था एक्चुअली, लेकिन बाद में जब देखा तो उसमें क्या है, आवाज़ मिसमैच कर रही थी और कई जगह ख़राब आवाज़ थी, इस कारण आप तक पहुँचाया नहीं गया। तो उसको दोबारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोबारा मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो आप समझिए क्या होता है कि कई बार ये टेक्निकल इशूज़ इतने बड़े हो जाते हैं कि आप तक चीज़ें नहीं पहुंच पाती। हालांकि आप अगर मेरे क्या है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं या टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं सूचनाएं देता रहता हूं। मैं दोनों जगह ही सूचनाएं देने की कोशिश करता हूं जब भी क्या होता है, इस तरह की कोई समस्या होती है। तो जब तक समस्या ना हो तब तक तो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करेंगे कंटिन्यू बेसिस पर। ठीक है, तो अभी चलिए, जो समस्या थी वो निपट गई। तो होपफुली आज अगर ये आवाज़ आप तक पहुंच जाएगी तो, है ना, कि मतलब भाई मुझे भी नहीं पता कि पूरा रिकॉर्ड होते होते अगर कहीं भी समस्या हुई तो पूरा का पूरा वीडियो ख़त्म करना पड़ता है। तो अगर आवाज़ की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आज होपफुली ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज चूँकि मैं क्या है शाम, आपको शाम 7:30 बजे के आसपास का वीडियो मैं देने की कोशिश करूंगा, तो शाम 7:30 बजे के आसपास ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक, तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। बाकी की चर्चा तो हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। टॉपिक पर कि मैंने कहा कि अनुच्छेद 13 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये है बेसिकली अनुच्छेद 13। तो यहां पर लिखा है क्या, मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो मूल रूप से हम किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे कानूनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विधियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी विधियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो मूल अधिकारों से कैसी हैं, असंगत हैं या उनका अल्पीकरण करती हैं। ऐसे कानून जो मूल अधिकारों से असंगत हैं या उनका अल्पीकरण करते हैं। तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? असंगत या अल्पीकरण करने का मतलब होता है ऐसे कानून जो मूल अधिकार में जो दिया हुआ है उसके कुछ मिसमैच करते हैं, कुछ अलग बात कहते हैं, मूल अधिकार के अलावा कुछ बात कहते हैं, या मूल अधिकार को छीनते हैं, मूल अधिकार को कम करते हैं। ऐसे अगर कोई कानून होते हैं जो मूल अधिकार को छीनते हैं, कम करते हैं, या मूल अधिकार में कुछ और बात कही जा रही है, आपको कुछ और बात बता रहे हैं, अगर ऐसे कानून बनते हैं तो उन कानूनों के साथ क्या किया जाएगा, वो अनुच्छेद 13 में चर्चा है। ठीक है, तो उन कानूनों के साथ क्या किया जाएगा, अब इसके बारे में समझिए।
तो ऐसे कानूनों के साथ क्या किया जाए जो मूल अधिकारों से असंगत था, उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां होती हैं। तो ऐसी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी, उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे मूल अधिकार से असंगत हैं या उसे छीनती हैं। ठीक है, तो यहां कहा गया कि ऐसी विधियां उस मात्रा तक शून्य घोषित होंगी जिस मात्रा तक वे मूल अधिकारों से असंगत हैं या उसे छीनती हैं। तो क्या होगा, उस मात्रा तक शून्य घोषित होंगी। उस मात्रा तक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कानून है, उसकी एक धारा, उसका एक शब्द, उसका एक लाइन, ठीक है, किसी कानून का एक लाइन है, एक उसका कोई पॉइंट है, एक कोई शब्द है, अगर वो मान लो विरोधी होता है मूल अधिकार का, उस शब्द को, उस लाइन को, उस धारा को यहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यही समझना है। ऐसा नहीं कि पूरा कानून नहीं, जब पूरा कानून की जरूरत पड़ेगी, जब अगर पूरा कानून ही मूल अधिकार का विरोधी, पूरा कानून हटेगा। लेकिन अगर पूरा कानून मूल अधिकार का विरोधी नहीं, तो फिर पूरा कानून थोड़ी हटेगा। नहीं, तो यही समझना है, पूरा कानून मूल अधिकार का विरोधी तो पूरा कानून हटेगा, लेकिन अगर एक लाइन विरोधी है तो एक लाइन हटेगी। अगर एक शब्द गलत है, एक शब्द असंगत है, तो एक शब्द हटेगा। तो जितना ही असंगत होगा, जितना ही मूल अधिकार को छीनता होगा, केवल उतना भाग ही हटेगा, पूरा भाग नहीं हटेगा। कहने का तात्पर्य यह है, पूरे के पूरे कानून को हमेशा शून्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे कानून पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कानून के केवल एक भाग पर क्वेश्चन मार्क होगा। इस बात को यहां पर समझना है। ठीक है, तो अब चलिए ये बात समझ लिया कि कानून के एक भाग को शून्य करेंगे। शून्य कौन करेगा? अधिकार किसको है ना? तो यहां न्यायपालिका को अधिकार है। न्यायपालिका में कौन सी न्यायपालिका? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। इन दो न्यायालयों को यह अधिकार होगा कि वो इसे शून्य घोषित करें। तो क्लियर हुआ? ये उस मात्रा तक शून्य घोषित होगी, लेकिन शून्य कौन घोषित करेगा? न्यायपालिका घोषित करेगी। आपको कभी भी लगे कि कोई कानून मूल अधिकार को छीनता है या मूल अधिकार को कम करता है, आप उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं? उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में। अगर वहां पर करते हैं और ये पाया जाता है कि हाँ जी मूल अधिकार का ये विरोधी है या मूल अधिकार को ये छीनता है, तो बस वहां पर क्या किया जाएगा? उसको उतनी मात्रा तक शून्य या असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये व्यवस्था दी गई है, ये अनुच्छेद 13 में व्यवस्था दी गई है। अब बात होती है कि जो ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शक्ति है, इसे क्या कहते हैं? जो अनुच्छेद 13 में ये शक्ति दी गई है, इसको क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं इसको। तो अनुच्छेद 13 में जो अधिकार दिया है उसको क्या कहा गया? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को दिया गया। तो होपफुली ये बात क्लियर हुई होगी कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ दिया गया है, इसका क्या यहाँ पर मतलब है, ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 13 की ये साधारण बात को तीन अलग अलग तरीके से, मतलब दो अलग अलग तरीके से कैसे लागू किया गया है उसके बारे में, चूंकि दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, इसके कारण अनुच्छेद 13 में दो भाग किए गए हैं। तो इन दो भागों को देखेंगे। अनुच्छेद 13 का पहला भाग, अनुच्छेद 13 का पहला भाग, अनुच्छेद 13 का पहला भाग क्या कहता है वो समझना है।
संविधान के लागू होने से ठीक पहले प्रचलित सभी कानून भारत में संविधान लागू होने से ठीक पहले प्रचलित सभी कानून उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस मात्रा तक वे मूल अधिकार का विरोध करते हैं। तो देखिए वही बात जो अनुच्छेद 13 के मूल बात लिखी हुई थी वही बात है, लेकिन किन कानूनों के संबंध में है तो कहा गया भारत में, यहां पर देखेंगे मैं अंडरलाइन आपको करता हूं, भारत में संविधान लागू होने से ठीक पहले प्रचलित सभी कानून, इनके संबंध में है कानून या विधियां। तो भारत में संविधान लागू होने से ठीक पहले जो प्रचलित सभी कानून थे, ये कौन से कानून हैं? अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेजों के बनाए गए कानून। तो अंग्रेजों के बनाए गए कानून है ये, ठीक है। अब अंग्रेजों के बनाए गए कानून को हम क्या करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन था, हम चाहते तो सब खत्म कर देते, लेकिन हमने सब खत्म नहीं किया। हमने कहा भाई अगर अच्छा कानून बनाए तो खत्म क्यों करेंगे, उसको उपयोग कर लेते हैं। लेकिन अब बात होती है उसमें उपयोग में एक ही अड़चन थी, अगर वो मूल अधिकार के विरोध में है तो क्या होगा, तो यहाँ लिख दिया गया कि मूल अधिकार के विरोध में जहाँ जहाँ है उनको खत्म कर देते हैं, बाकी कानून उपयोग में ले लेते हैं। बाकी कानून अच्छा कानून है, हम दोबारा क्यों बनाए उसको। और बहुत से कानून तो 1860 में लागू हुए, जैसे पुलिस एक्ट 1860 में लागू हुआ, अभी तक चल रहा है, ठीक है। जैसे आईपीसी 1861 में 61-62 में लागू हुई, वो अभी 2023 तक चल रही थी। 2023 में अभी हमारे क्या है, भारतीय न्याय संहिता बनी है, आईपीसी को रिप्लेस उसने किया है। तो आप समझिए कानून अंग्रेजों के ज़माने के अभी तक चल रहे थे, अब धीरे धीरे करके हम नए कानून बनाते जा रहे हैं। भाई मोदी जी ने ये कह दिया कि हम क्या है गुलामी का हर निशान मिटा देंगे, तो ये हो सकता है कि अंग्रेजों के ज़माने के अब कानून सारे समाप्त हो जाए, ठीक है। अगर अंग्रेजों के ज़माने के कानून हम उपयोग करना अब बंद कर देंगे और हम एकदम नए कानून बना लेंगे, तब हो सकता है इसकी उपयोगिता ना रहे, ठीक है। लेकिन इसकी उपयोगिता तब तक तो जरूर है, इस मतलब इस पॉइंट की उपयोगिता तब तक है जब तक हम अंग्रेजों के ज़माने का कानून अभी भी उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक हम अंग्रेजों के ज़माने का कानून उपयोग करते रहेंगे तब तक इस लाइन की उपयोगिता बनी रहेगी, ठीक। और जब मोदी जी के अनुसार पूरे वो वाले कानून जो अंग्रेजों के ज़माने में बने हैं, यानी हमारे संविधान लागू होने से पहले बने हैं, उन सब कानूनों को हटा के और उनके जगह पे नया कानून ले दिया जाएगा या बेहतर कानून ले दिया जाएगा, उस दिन क्या है हम लोगों को ये लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो, कुछ दिन बाद ऐसा भी मैं बताऊं कि भाई ये लाइन थी संविधान में लेकिन अब ये इररिलेवेंट है, इसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिलहाल उपयोग है, ठीक है। तो फिलहाल उपयोग समझिए, अंग्रेजों के बनाए कानून अभी हम उपयोग कर रहे हैं, और अंग्रेजों के बनाए अगर कानून उपयोग कर रहे हैं तो ये कहा गया मूल अधिकारों का विरोध अगर ये करते हैं तो जहां तक विरोध करते हैं वहां तक शून्य घोषित होंगे, सिंपल बात। और कौन घोषित करेगा ये भी आपको पता हो गया। फिर अगली बात देखिए, अनुच्छेद 13 में दूसरी बात क्या लिखी है, इस बात को भी देखना है। अनुच्छेद 13 में दूसरी बात क्या लिखी हुई है, ये उनके संबंध में लिखा हुआ है जो वर्तमान में प्रचलन में है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार से असंगत या उसका अल्पीकरण करती हूं।
तो यहाँ पर राज्य कौन है? ये जो राज्य है, मैंने अनुच्छेद 12 में परिभाषा बताई थी, पिछला वीडियो इसी बात के लिए, पिछला वीडियो देखेगा तो उसमें क्लियर होगा राज्य क्या है। ठीक है, तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, यानी राज्य को यह अधिकार ही नहीं दिया गया कि आप ऐसी कोई विधि बनाइए जो मूल अधिकार के विरोध में हो या मूल अधिकार को कहीं पर छीनती हो या कम करती हो। ठीक है, तो मूल अधिकार को कहीं छीनती हो या कम करती हो, ऐसी कोई विधि आप नहीं बनाएंगे, आपको बनाने का अधिकार नहीं है। अब सही से तो बनाने का अधिकार नहीं है। राज्य कौन है मैंने बता दिया था अनुच्छेद 12 में, कि फिर से मैं बता देता हूं, कार्यपालिका और विधायिका। तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों कानून बनाती है। हाँ, दोनों कानून बनाती है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कैसे कानून बनते हैं, तो उनके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर समझिए क्या है कि ऐसी कोई विधि बनाने का अधिकार नहीं दिया गया, यानी ऐसी कोई विधि बन नहीं सकती, लेकिन जानबूझकर नहीं बन सकती ना। हमारी कार्यपालिका या विधायिका जानबूझकर ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगे। लेकिन मान लीजिए अनजाने में बन जाए तो क्या अनजाने में बन सकता है? हाँ, देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आईटी एक्ट सन 2000 में बना, इसमें 2008 में एक संशोधन हो गया और इसके तहत आ गई 66A। संशोधन क्यों हुआ? क्योंकि क्या है कि 2008 के आसपास अब तक सोशल मीडिया आ गया था आपका। सन 2000 में सोशल मीडिया नहीं आया था। सन 2008 तक आते आते सोशल मीडिया, जो कि 2005 से ही सोशल मीडिया बहुत सारा चालू हो गया था, तो सोशल मीडिया आया, तो सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत कुछ लिखने लगे थे। अभी तक तो इंटरनेट आया था, चीज़ें कनेक्ट हो रही थी आपस में, लेकिन अब क्या है, सोशल मीडिया आ गया और लोग अपनी बात कहने लगे। जब लोग अपनी बात कहने लगेंगे तो लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 19(1)A में अधिकार दिया गया है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 19(2) में निबंधन दिया गया है। यहां अधिकार दिया गया है कि आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, यानी आप कुछ भी बोल सकेंगे। क्या नहीं बोल सकेंगे वो यहां पर लिखा हुआ है, क्या नहीं बोल सकेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो यह दंडनीय अपराध होगा और संगत कानूनों में ऐसा लिखा जाएगा। तो अब देखिए क्या है, आईटी एक्ट बना और आपने क्या है कि इंटरनेट या मीडिया पर लिखना शुरू किया, तो ये वाक और अभिव्यक्ति अधिकार में आ गया। क्या नहीं लिखेंगे उसको लिखा गया 66A में, क्या नहीं लिखेंगे, और अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या दंड होगा, ये 66A में लिखा। तो साधारण तौर पर 3 साल का दंड होता है। तो लिखा ऐसा कि भाई 66A में आपको दंडात्मक प्रावधान, यानी जो आपको नहीं बोलना चाहिए, अनुच्छेद 19(2) में संविधान में लिखा है, उसी चीज को इंप्लीमेंट किया गया इस कानून के थ्रू, कि अगर आप ऑनलाइन मीडियम का प्रयोग करके ऐसा कुछ बोलते हैं जो एक्चुअली में बोलने से मना किया गया है, तो आपको कौन सा दंड मिलेगा। समझ गए? अब बात क्या हुई कि बाला साहब ठाकरे की जब डेथ हुई, तब की घटना हुई कि बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई और जो राजनीतिक दल हैं और जो सत्ताधारी दल था, उसने क्या किया कि उनको रिगार्ड देने के लिए, चूंकि बड़े नेता थे तो उनको रिगार्ड देने के लिए कहा कि आज मुंबई बंद रहेगा। जिस दिन उनका भाई अंतिम संस्कार किया जाना था, तो क्या हुआ कि मुंबई बंद रहेगा। अच्छा, मुंबई तो बंद रहेगा, ये साधारण तौर पर सबको क्लियर हो गया, लेकिन कुछ लोग तो हर बात के विरोधी होते ही हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हर आदमी हर बात का समर्थक ही होता है। तो एक लड़की ने इसका विरोध करते हुए लिखा कि भाई माना कि बाला साहब ठाकरे बहुत बड़े नेता थे, लेकिन बात यह होती है कि मुंबई में बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं जो डेली कमाते खाते हैं, उनकी कमाई बंद क्यों करवाई। मुंबई बंद करने का क्या मतलब था? ठीक बात है, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है मुंबई में या महाराष्ट्र की राजनीति में, बड़ा योगदान दिया है, लेकिन मुंबई बंद क्यों होगा। ठीक, अब एक लड़की ने उसको लाइक किया कि हाँ बात तो सही कह रही है। पुलिस ने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया और पकड़ के क्या किया, 66A के तहत उन पर मुकदमा कायम करने के लिए कहा। अब बात होती है कि जब उनको कोर्ट ले जाया गया तो कोर्ट ने कहा नहीं जी, इनको 66A के अंतर्गत बंदी नहीं बनाया जा सकता, इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो बोला है, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो गलत हो।
ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो गलत हो। अच्छा, पुलिस वालों को लगा गलत है तो वो पकड़ लाए, कोर्ट को लगा गलत नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। ये घटना कई बार भारत में घटी। जब ये घटना कई बार भारत में घटी तो समझ में आता है कि इसमें कुछ गड़बड़ तो हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ समझ में आई तब एक केस हुआ श्रेया सिंघल। श्रेया सिंघल वर्सेस भारत सरकार 2015 में एक केस हुआ। इन्होंने कहा कि सर जो अनुच्छेद 19(2) में लिखा है कि ये नहीं बोलना है वही लिखा होना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ की भाषा और वहाँ की भाषा मिसमैच है, असंगत है। अभी मैंने आपको बताया था असंगत भाषा हो जाए तो आप कोर्ट केस कर सकते। तो बताया उन्होंने, श्रेया सिंघल ने, कि भाई ये जो अनुच्छेद 19(2) में भाषा लिखी है वो उसकी भाषा और 66A की भाषा असंगत है। कोर्ट ने चेक किया और पाया हाँ असंगत तो है। असंगत है तो क्या हुआ, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक। अब देखिए किस चीज को असंवैधानिक घोषित किया, केवल 66A, केवल धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया, पूरे IT एक्ट को नहीं घोषित किया। तो उस मात्रा तक, किस मात्रा तक, ये देखिए मात्रा समझ में आ गई कि केवल 66A धारा को ही कैंसिल किया गया, क्योंकि यही एक धारा ऐसी थी जो ये काम करती थी, ये गड़बड़ काम करती थी कि ये गलत तरीके से लोगों की गिरफ्तारी करवाती थी। क्योंकि पुलिस जो समझती थी वो इसके आधार पर समझती थी, वो हर बार वहाँ थोड़ी पड़ती थी। लेकिन न्यायालय को तो वो भी मालूम है और ये भी मालूम है, तो न्यायालय दोनों देख के और समझता था कि वहाँ पर क्या है, गड़बड़ी है और यहाँ पर क्या है, इसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, तो न्यायपालिका उसको छोड़ देती थी। तो जब किसी ने ये ध्यान दिया कि भाई ये क्या है, दोनों की भाषाएं असंगत है, तो केस हो गया और 2015 पे पता चला कि भाई ये असंगत हैं, तो इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, तो असंवैधानिक घोषित हो गया तो आपको समझ में आ गया कि किस मात्रा तक कैसे असंवैधानिक घोषित होता है। इस केस को भी याद रखना है, भाई पूछा जा सकता है, ऐसे केस ही पूछे जाते हैं। तो अब बात होती है कि यहाँ अनुच्छेद 19(2) में ये क्लियर होता है कि यदि राज्य गलती से कोई ऐसा कानून बना दे तो उसको भी शून्य किया जाएगा। बनाने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन मान लो बना दे तो। लेकिन ये कब से शून्य होगा ये भी ध्यान देने का विषय है। भाई 2008 में, 2002 में, सॉरी सन 2000 में आपका ये एक्ट बना और 2008 में संशोधन होकर धारा जुड़ गई है। ठीक है, और ये जो धारा है ये 2015 में कैंसिल हो रही है। तो कब से इसे कैंसिल माना जाए, 2015 से कैंसिल माना जाए कि 2008 से कैंसिल माना जाए? 2008 से कैंसिल माना जाए, क्योंकि उनको ये दावा बनाने का अधिकार ही नहीं था जो मूल अधिकार को छीनती हो। ठीक है, तो जिस दिन से बनी है उसी दिन से खत्म, क्योंकि ये अधिकार होता तब हम कहते कि 2015 से खत्म। भाई उधर अधिकार था, वो कुछ भी बना सकते थे, आपको जब पता चला आप खत्म कर दे, लेकिन उनको अधिकार ही नहीं था, यानी शुरुआत से ही आप नहीं बना सकते थे, ये समझना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2008 से 2015 के बीच में जो लोग भी इसके तहत पकड़े गए हैं, मान लीजिए कि कोर्ट ने, अगर कहीं की कोर्ट ने नहीं छोड़ा है तो अभी छोड़ना आवश्यक है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन पर कोई कार्रवाई चालू नहीं की जा सकती, क्योंकि वो इनोसेंट हैं, क्योंकि ये कानून अपने आप में गलत है। अच्छा, एक छोटी सी बात और समझना है इस पीछे वाले कानून के संबंध में, अनुच्छेद 13(1) के संबंध में। 13(1) के संबंध में क्या है कि हमने ये कहा कि ये तो संविधान लागू होने से ठीक पहले वाली विधियों के बारे में लिखा गया है, और संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया 25 जनवरी 1950 को, किसी कानून के अंतर्गत क्राइम किया, और 26 जनवरी को पता चला कि वो मूल अधिकार से असंगत है, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया। तो अब जो 25 जनवरी को जिस आदमी ने ये काम किया उसको छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या उसको सजा मिलेगी? तो 25 जनवरी वाले को सजा मिलेगी, क्योंकि शुरुआत से कानून बनाने का अधिकार तो था उन लोगों को। कोई ऐसा लाइन कभी नहीं लिखी हुई थी किसी संविधान में कि भाई मूल अधिकार से असंगत हो तो उसे कैंसिल कर दो, मूल अधिकार ही नहीं था।
मूल अधिकार ही कब आया हमारा? 26 जनवरी 1950 को। तो इसके बाद नए लोग नहीं पकड़े जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले के जो लोग पकड़े गए हैं उनको तो सजा होगी ही होगी। जबकि ये दूसरे वाले केस में मैंने बताया कि इसको ये चूंकि 2008 से हो रहा है, तो 2008 से 15 के बीच में जितने लोग पकड़े गए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। तो दोनों में अंतर समझ पाए तो होपफुली ये बात क्लियर हुई होगी। जो लोग भी मान लीजिए कभी कभार क्या होता है दिमाग में घूम जाता है चीज़ें, तो दोबारा वीडियो में इसे घुमा घुमा के देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 13(2) तक बातें क्लियर हो गई। अब बात होती है विधि शब्द का क्या मतलब है अनुच्छेद 13(2) में। अनुच्छेद जो 13 का पहला था उसमें तो वो विधियां जो पहले से प्रचलित हैं उनके बारे में बात थी, तो वो तो कानून एक ही तरीके का जो कानून है वो है जो प्रचलन में है, उनके बारे में बात कही गई। लेकिन अनुच्छेद 13(2) में जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया उसका क्या मतलब है, इसको क्लियर किया गया है अनुच्छेद 13 के 3रे पार्ट में। क्या क्लियर किया गया है? विधि क्या है। ध्यान रखिए, कानून क्या है इसको परिभाषित करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन अनुच्छेद 13 के दूसरे पार्ट में विधि शब्द का क्या मतलब होगा इसको परिभाषित करने की कोशिश की गई, ठीक है। अच्छा, परिभाषित करने की कोशिश की गई तो जो लिखा गया उसको तो कामा कामा लगा के लिख दिया गया, लेकिन जब विद्वानों ने उसे कैटेगराइज किया तो 4 प्रकार के कानून या 4 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई। क्या बताया वो समझिए। एक को कहा स्थायी विधि, एक को कहा अस्थायी विधि, एक को कहा प्रत्यायोजित विधान और एक को कहा परंपरा या रूढ़ि। अब ये क्या है वो भी समझ लेना है। ये स्थायी विधि क्या है? तो संसद द्वारा या विधायिका द्वारा बनाई गई विधि, विधायिका द्वारा बनाई गई विधि। भाई विधायिका ही विधि बनाती है, तो विधायिका की जो विधि बनाई गई वो स्थायी विधि कहलाती है। अस्थायी विधि क्या है? तो इसमें समझना है कि ये अध्यादेश कहलाता है। अध्यादेश, अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी करते हैं। अध्यादेश कहलाता है। इसको राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यपाल राज्य में जारी करता है। फिर प्रत्यायोजित विधान, ये क्या है? नियम, उपनियम, विनियम, ये है। और परंपरा और रूढ़ी आप जानते ही हैं, सामान्य जो समाज में परंपराएं और रूढ़ियां होती हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो ये 4 प्रकार की विधियां हमारे पास हैं। अब बात होती है कि थोड़ी और क्लियर होने की आवश्यकता है कि इनका क्या मीनिंग होता है। लिखा तो ऐसे ही है पर इनका मीनिंग क्या होता है इनको और क्लियर करने की आवश्यकता है। तो चलिए इनको और क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये वाली विधि पहली वाली समझते हैं क्या है। स्थायी विधि के संबंध में समझते हैं। कानून बनता कैसे है? मोटे तौर पर केंद्र सरकार का उदाहरण लेके मैं आपको चर्चा करूंगा कि कानून बनता कैसे है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, संसद होती है, संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इनके प्रत्येक मेंबर को कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनवाने का अधिकार इनके प्रत्येक मेंबर को है। ये कोई भी लोग कानून बना सकते हैं। तो पूरा सदन मिलके कानून बनाएगा और कानून बना के राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देंगे तब कानून बनेगा। तो ये लोग डिस्कशन करके पास करेंगे, पास करने के बाद राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति कानून पास कर देगा, दस्तखत कर देगा तो कानून बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कानून बनवाता कौन है? मैंने कहा इन्हीं के मेंबर बनवाते हैं। अब इनमें किन मेंबर्स को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कानून की? तो देखिए इन्हीं में से एक व्यक्ति बनता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, और ये प्रधानमंत्री अपने पसंद की मंत्रिपरिषद बनाता है।
और ये जितने भी लोग हैं ये सब संसद के सदस्य हैं, यहां सदस्य हैं ऑलरेडी। तो इन लोगों को, चूंकि इनको शासन चलाने को दिया गया है, तो इन लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है किस चीज के लिए? कानून बने, इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो क्लियर हुआ? इनको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कानून बने। तो ये क्या होता है, यहां रखते हैं, जो भी कानून इनको बनवाना होता है ये लोग यहां रखते हैं, यहां ये डिस्कशन होता है, पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, दस्तखत करते हैं और कानून बन जाता है। जो ऐसा कानून बन जाता है वो क्या होता है? इसे ही स्थायी विधि कहते हैं। क्यों कहते हैं स्थायी विधि? क्योंकि एक बार लागू होने के बाद अनंत काल तक लागू होता है। अनंत काल का मतलब क्या होता है? वो समय जिसकी हम न बता सकें कितना समय। जैसे अनंत काल का मतलब है 100 साल, 200 साल, 300 साल, क्या है नहीं पता। अगर कैलकुलेटेड समय पता हो तो हम बता देंगे इतने साल चलेगा, है ना। तो इसका कैलकुलेटेड समय नहीं है। जैसे अभी देखो अंग्रेजों के जमाने से जो कानून है अभी कंटिन्यू चले आ गए, ठीक है। अंग्रेजों के जमाने के कानून कंटिन्यू चले आ रहे हैं। कब तक चलेंगे? जब तक हम नया कानून नहीं बना लेते, या मान लो उस कानून की आवश्यकता ही न समाप्त हो जाए, तब तक हम उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। एक मिनट भाई, तो हमने कहा कि कानून की आवश्यकता जब तक समाप्त न हो जाए, या कानून को हम दूसरे कानून से रिप्लेस न कर दें, तब तक हम वो कानून लागू रहता है, चाहे जितने साल हो जाए, ठीक है। इसीलिए उसको स्थायी कानून कहा गया। तो इस विधि से बनना कानून क्या होता है? पहला वाला कानून देखिए, स्थायी विधि, विधायिका द्वारा बनाई गई विधि। फिर दूसरा देखेंगे, ये जो संसद होती है, इसके बारे में हमारे संविधान में लिखा है इसकी बैठकें कब कब होंगी, रेगुलर नहीं होती हैं। लिखा है 2 बैठकों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतराल, 6 महीने का अधिकतम अंतराल हो सकता है, उससे ज्यादा अंतराल नहीं हो सकता। मतलब 6 महीने से ज्यादा समय नहीं हो सकता जब 2 बैठकें हों। इसका मतलब क्या होगा? साल भर में कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है। तभी तो 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं आएगा, है ना। यानी 6 महीने के अंदर 2 बैठकें होनी चाहिए। इसका मतलब है पूरे साल भर के अंदर दूसरी बैठक आ जानी चाहिए। इसका मतलब है कि साल भर के अंदर कम से कम 2 बैठक तो होंगी ही होंगी। तभी ऐसा होगा कि अंतिम बैठक और अगली बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कितनी होती है? 3 बैठकें होती हैं। अच्छा, बैठक, एक दिन की बैठक कहलाती है। और अगर हम बैठकों की सीरीज, मतलब 5-7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसी बैठकें हो रही हो, तो इनको क्या कहते हैं? सत्र कहते हैं। तो हमारे पास 3 सत्र हैं। जैसे आप ये समझिए, पहला सत्र जिसे हम कहते हैं बजट सत्र, और ये क्या होता है? जनवरी के लास्ट उससे चालू होता है और अप्रैल तक चलता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है मानसून सत्र, जो कब से स्टार्ट होता है? तो अगस्त से स्टार्ट होता है, सितंबर में समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद शीतकालीन सत्र, ये कब? नवंबर में स्टार्ट होता है, नवंबर दिसंबर, ठीक है, मिड दिसंबर तक खत्म हो जाता है। ये सेशन है। यानी अप्रैल के बाद से सीधे अगस्त में इतने दिन की छुट्टी है। तो यहां पर विश्रांति काल कहा जाता है। यहां अगर हिंदी में बहुत शुद्ध हिंदी देखी जाए तो विश्रांति काल कहा जाता है। कभी कभी इसको विश्रांति काल, हम लोग तो सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? छुट्टी। लेकिन यहां पर जो लिखा गया है वो क्या है? विश्रांति काल। तो आप समझिए, अगर विश्रांति काल में जब छुट्टियां हों तब कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब कैसे बनेगा? भाई ये तो है छुट्टी में, तो इनको कानून बनाने की आवश्यकता है, वो तो काम पे हैं। तो इनसे बोले डायरेक्ट आप दस्तखत कर दो,
ये दस्तखत अभी नहीं हो पा रहा है ऐसे, तो ऐसे डायरेक्ट दस्तखत करो, ठीक है। जब इस तरह से होता है तब इसे कहते हैं अध्यादेश। अध्यादेश, जब राष्ट्रपति इस तरह कोई कानून बनाता है तो उस कानून को हम कहते हैं अध्यादेश। और ये अध्यादेश में एक कमी होती है, ऐसे कानून बनने और ऐसे कानून बनने में केवल एक अंतर होता है। क्या? ऐसे अगर कानून बना तो जब एक बार लागू होता है तो हमेशा के लिए लागू हो जाता है, लेकिन जब ऐसे कानून बना तो ये हमेशा के लिए लागू नहीं होता। इसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। टाइम पीरियड क्या होता है वो समझना है। ये कहते हैं अध्यादेश जब ये विश्रांति काल है, यानी जब ये सेशन नहीं चल रहा है तब ही केवल आप अध्यादेश जारी करेंगे, ठीक है। और जब ये दोबारा सेशन में आएगा तो इसमें पास करवा के इस तरह से ले जाएंगे, कानून को बनाएंगे। यानी ये केवल तभी के लिए है जब ये छुट्टी पर है। जब ये आ गए तो जैसे ही आएंगे ऐसे पास करवाना है। तो अब समय नोट कीजिए, जैसे ही ये सेशन में आते हैं तो हमें केवल 6 सप्ताह का टाइम मिलता है। 6 सप्ताह, 6 सप्ताह के अंदर डिस्कस करके पास करके वहां भेजिए राष्ट्रपति के पास, दस्तखत करके कानून बनेगा। लेकिन ये छुट्टी के बाद कब अपने काम पर लौटेगी इसका डिसीजन कैसे होगा? तो अधिकतम तब लौटेगी, मान लीजिए अधिकतम समय कितना हो सकता है? 6 महीने हो सकता है। 6 महीने भाई, एक बार छुट्टी हुई तो 6 महीने अधिकतम हो सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा हो नहीं सकता, संविधान में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अधिकतम 6 महीने हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, जैसे यहाँ पर तो आप मान लो गणना करें तो कहें सर इधर तो कभी 6 महीने नहीं होता। तो एक चीज मैं बता दूं कि संविधान में केवल वही एक लाइन लिखी है, ये तो परंपराएं हैं, हम बुला लेते हैं। अगर मान लो राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री ना चाहे तो ये सेशन हो सकता है, मानसून सत्र ना बुलाए ना बुलाए ना बुलाए, कोई कुछ कर थोड़ी सकता है। परंपरा है तो कभी भी टूट सकती है, ठीक है। तो परंपराएं टूट जाएं तो फिर ये टूट सकती हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर समझिए क्या होता है कि लेकिन ये कानून है और वो नहीं टूटेगा। तो कानून जो नहीं टूटेगा, परंपराएं तो टूट सकती है, कानून नहीं टूटेगा। अब कानून कहता है कि 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने तो अंतराल हो ही सकता है। तो 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, यानी 6 महीने तक सेशन नहीं आया, उसके बाद जब सेशन आया तो 6 सप्ताह का और टाइम मिल गया। 6 सप्ताह का मतलब 1.5 महीने होता है। तो टोटल कितने हुए? 7.5 महीने। 7.5 महीने। अब ये 7.5 महीने तक चल सकता है, मोटे हिसाब से 7.5 महीने तक चलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बैठक 2 महीने के अंदर आ जाए, तो यहां पर हम 2 महीने लिख देंगे। हो सकता है बैठक कल आ जाए तो कुछ बचा ही नहीं, तब केवल ये 6 सप्ताह बचा। अगर बैठक 3 महीने में आती है तो 3 महीने प्लस 6 सप्ताह। अगर बैठक 4 महीने में आता है 4 महीने प्लस 6 सप्ताह। तो समझ गए कि यहाँ पर क्या है, ये टाइम तो वेरिएशन में चलता है कि 6 महीने होगा कि 1 महीने होगा कि एक भी दिन नहीं होगा, ये तो वेरिएशन में चलता है, केवल ये फिक्स है। तो मिनिमम 1.5 महीने, मैक्सिमम 7.5 महीने। 7.5 महीने से ज्यादा कोई अध्यादेश रह नहीं सकता, यानी क्या है, इसकी अधिकतम अवधि 7.5 महीने है। अब इस तरह से कानून बनवाना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि इस तरह से कानून नहीं बन पाया, फिर क्या होगा? मान लीजिए इस तरह से हम कानून बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं बना, तो आप दोबारा अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संविधान में ये नहीं लिखा है कि कितने बार अध्यादेश जारी होगा, जितने बार चाहे उतने बार। लेकिन आपको ये कोशिश नहीं छोड़नी है कि यहां से बनाना है। अगर आपने ये कोशिश छोड़ दी तो ये असंवैधानिक चीज हो जाएगी कि भाई आप कानून बनाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये केवल क्या है, इमरजेंसी पीरियड के लिए है, जब तक यहां से कानून नहीं बन जाता तब तक काम करने के लिए है। लेकिन आप अगर प्रयास करना ही छोड़ देते हैं तो यहां पर यह असंवैधानिक हो जाएगा। अब यहां पर समझिए कैसे इस चीज को असंवैधानिक वाली स्थिति बताता हूं मैं। एक केस है डीसी बाधवा का, बाधवा 1985-86 के आसपास का एक केस है। इन्होंने एक रिसर्च किया बिहार सरकार पर और इन्होंने देखा कि 1967 से लेके 1900 लगभग 81-82 तक
लगभग ये 14-15 साल का समय था, मानिए 15 साल का समय है। इसमें इन्होंने देखा कि अध्यादेश टोटल 256 बार अध्यादेश जारी किया गया, 256 बार अध्यादेश जारी किया गया। इन्होंने कहा 256 बार अध्यादेश जारी किया गया, इसका मतलब क्या हुआ? सरकार कानून बना ही नहीं रही है स्थायी कानून, केवल अस्थायी कानूनों से काम चला रही है। देखिए कैसे, 15 साल मानिए एक कानून को हमको चलाना हो, एक कानून सामान्य तौर पर 7.5 महीने चलता है, हम मान लेते हैं 6 महीने चलता है, ठीक है। तो एक साल चलाने के लिए 2 बार अध्यादेश जारी करना पड़ेगा, तो 15 साल चलाने के लिए 30 बार अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। यानी एक कानून हम 15 साल अगर चलाना चाहें तो अधिकतम 30 बार अध्यादेश जारी करके हम चला लेंगे। लेकिन ये तो कितनी है, 256। इसका मतलब क्या है कि आप ये समझिए कि लगभग 8-9 कानून ऐसे हैं, 8-9 कानून ऐसे हैं, भाई 10 कानून हो जाएंगे, लगभग 300 वो हो गया। 8-9 कानून ऐसे हैं जिनको अगर हम बिना कानून बनवाए अध्यादेश के जरिए चलाते हुए हैं तो 256 बार अध्यादेश में 8-9 कानून चल जाएंगे इतने दिन तक। अरे भाई, तो इतना तो बहुत होता है 8-9 कानून। मतलब कितना कानून कितने दिनों तक आप चला रहे थे बिना कानून पास करवाए, ये गड़बड़ हो रहा था। तो जब डीसी बाधवा ने ये पता लगाया बिहार सरकार के लिए, तो बिहार सरकार को तत्काल कहा गया कि एक तो क्या है, इनको कंपलसेशन दीजिए। इन्होंने पता लगाया और इन्होंने केस किया तो इनका पैसा खर्च हुआ, इनको कंपलसेशन दीजिए। और दूसरी बात, इन सभी अध्यादेशों को समाप्त कीजिए, सब असंवैधानिक हैं। क्यों? आपने कानून बनाने का प्रयास ही नहीं किया। अरे भाई, प्रयास करो, बताओ क्या इमरजेंसी थी जब आपने अध्यादेश जारी किया? क्यों अध्यादेश जारी किया? क्योंकि अध्यादेश तो इमरजेंसी कंडीशन के लिए ही है। जब भाई कानून बनाने के लिए हम इंतजार न कर सकते हो कि अगली बैठक आए और हमको तुरंत कानून की आवश्यकता पड़ती है, केवल तभी के लिए अध्यादेश है। तो समझ गए अध्यादेश क्या होता है ना? तो अध्यादेश केवल कितने दिनों तक चलता है? तो यहाँ पर अध्यादेश मैंने कहा 7.5 महीने तक अधिकतम चल सकता है। तो ये हुआ ना अस्थायी। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, इस कानून और इस कानून में केवल टाइम का ही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। अगर आप ये समझते हो कि इसके अलावा कोई अंतर है, मतलब क्या है, जिस विषय पर ऐसे कानून बन सकता है उस विषय पर ऐसे भी कानून बन सकता है। जितनी ताकत ऐसे कानून में होती है उतनी ताकत ऐसे कानून में भी होती है। केवल दोनों में अंतर क्या है? टाइम का अंतर है, ठीक है। और एक और अंतर क्या है, ये विधायिका बनाती है, ये कार्यपालिका बना गई। देखो, राष्ट्रपति राज्यपाल ने दस्तखत किया और सीधे बन गया, है ना। अगला देखेंगे प्रत्यायोजित विधान, ठीक। इसके लिए नियम, उपनियम, विनियम हमने बताया क्या होता है, ये समझ रहे हैं। नियम क्या होता है? जब किसी कानून को, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, जब किसी कानून को लागू करना है तो क्या है, कानून को लागू करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने वाले नियम बनाने पड़ते हैं, और नियम को और सरल बनाने के लिए उपनियम बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जब ऐसी संस्थाएं नियम बनाएं जिनको हम विनियामक संस्थाएं कहते हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए नियम को विनियम कहते हैं, ठीक है। विनियामक संस्थाएं जब नियम बनाती हैं तो उनको क्या कहते हैं? विनियम कहते हैं। विनियामक संस्थाओं का उदाहरण जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, या सेबी। तो ये ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करती है? ये जितने टेलीकॉम कंपनियां उन पर नियंत्रण रखने का काम करती है। जब वो नियम बनाएगी तो क्या कहा जाएगा? विनियम। जब सरकार के अन्य विभाग अगर नियम बनाते हैं तो उनको सामान्य नियम कहा जाएगा। नियम की और व्याख्या करने के लिए उपनियम बनाया जाता है। यानी कानून ये है, कानून को लागू करने के लिए हमको नियम, उपनियम या विनियम बनाने पड़ते हैं। लेकिन ये नियम, उपनियम या विनियम बनाता कौन है? ये कार्यपालिका बना रही होती है। लेकिन ध्यान रखें कि बनाने का अधिकार जो है वो किसको है? विधायिका को है। लेकिन बना कौन है? कार्यपालिका, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रत्यायोजित विधान। यानी क्या, कानून बनाने का जो काम विधायिका को दिया गया उसने सौंप दिया दूसरे को बनाने को। जब भी अपना काम कोई दूसरे को दे देता है करने को, उसको कहते हैं प्रत्यायोजन। और यहाँ पर कानून बनाने का काम दूसरे को सौंपा गया है या नियम बनाने का काम दूसरे को सौंपा गया है, इसे कहते हैं विधायन। तो इसी को कहा गया प्रत्यायोजित विधायन। तो प्रत्यायोजित विधायन के उदाहरण है नियम, उपनियम, विनियम, और ये बनाती है कार्यपालिका, इसीलिए इसको प्रत्यायोजित विधायन कहा जाता है।
ठीक है। तो ये समझिए कि न सिर्फ कानून बल्कि उसके अंतर्गत जो नियम बनते हैं उनसे भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो विधियों का ये मतलब होता है यहाँ कि न सिर्फ कानून बल्कि अध्यादेश हो, चाहे नियम उपनियम हो, कोई भी हो, और या समाज की परंपराएं हो, कोई भी मूल अधिकार का विरोध नहीं कर सकती। मूल अधिकार का विरोध करेगी तो उसे शून्य को घोषित कर दिया जाएगा। अब बात होती है एक परंपरा का भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे परंपरा क्या है, अभी एक समझिए 3 तलाक था, ठीक है, 3 तलाक। अब 3 तलाक जो है मुस्लिमों में तलाक देने की 3 तरह की परंपराएं हैं। उनमें से एक परंपरा 3 तलाक है जिसे तलाक ए बिद्दत भी कहा जाता था। तलाक ए बिद्दत भी कहा जाता था, ठीक है। तलाक ए हसन, तलाक ए हसन नाम से 2 और तरीके के तलाक होते हैं। लेकिन ये वाला तलाक जो है ये डिफरेंट था। क्या 3 बार एक ही समय में 3 बार अगर तलाक बोल दिया तो तलाक हो जाता था, ऐसा मुस्लिमों में परंपरा थी। लेकिन इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। कैसे? अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, भाई लोग तो मुल्ला मौलवी कहने लगे सुप्रीम कोर्ट कौन होती है, हमारी परंपरा है, उनको सुनना सुप्रीम कोर्ट का काम थोड़ी है। भाई संसद का कोई कानून थोड़ी है, ये विधायिका का कोई कानून थोड़ी है। अगर विधायिका का कानून नहीं भी है तो सुप्रीम कोर्ट क्या सुन सकती है? विधि जो क्या होता है, ऐसी परंपराएं, ऐसी रूढ़ियां जो समाज में व्याप्त हैं, उनको भी विधि का बल है, इसलिए उनको भी सुना जा सकता है। जैसे मान लीजिए, समझिए उदाहरण से, और हिंदू शादी विवाह जो होता है उसमें अग्नि के 7 फेरे ले लिए जाते हैं। किसी कागज में, एक भी कागज में लिखा नहीं होता कि भैया ये पति पत्नी हुए, ठीक है। कहीं दस्तखत नहीं करवाया जाता किसी गवाह के नहीं। इवन मुस्लिम विधि में तो चलो कम से कम कुछ दस्तखत वस्तखत होता है, लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, इधर कोई कागज नहीं लिखा जाता है हिंदू विधि में, फिर भी वो उसी तरह मान्य है जिस तरह अन्य विवाह मान्य है, और किसी भी कानून के सामने वो पूरी तरह विधि मान्यता रखती है। तो समझिए परंपराएं भी विधि मान्यता रखती हैं, और परंपराओं को इसीलिए सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, अगर वो मूल अधिकार का विरोध करती हैं। अब ये 3 तलाक मूल अधिकार का विरोध कर रही थी। अब आप सोचेंगे 3 तलाक मूल अधिकार का विरोध कैसे कर रही थी, तो समझिए क्या है, एक उदाहरण समझना पड़ेगा इसके लिए। उदाहरण जैसे एक घटना ऐसी घटी उड़ीसा में, जो पेपर में छपी, तो पेपर के द्वारा हम लोगों को मालूम चलती है कि एक महिला थी, लगभग ये समझिए कि पति पत्नी कुछ 50-55 के एज के रहे होंगे, तो बुजुर्ग थे और उनके नाती पोतों वाले समय चल रहे थे। तो महिला को एक दिन सपना आया, सोते हुए सपना आया कि भाई पति ने मुझे तलाक दे दिया, 3 तलाक बोल दिया। तो वो जग गई, और भाई 3 तलाक बड़ी घटना, मतलब पूरा परिवार बिखर जाने जैसी बात होती है। तो अचानक अगर ऐसा सपना देखा तो आदमी उठ के बैठ गया। अब उठ के बैठ गई तो उसने अपने पति को जगाया, पति को बोला कि ऐसा ऐसा सपना देखा। पति ने कहा सो जाओ, फालतू का सपना नहीं देखते। अब पति ने उसको आया गया कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि आम व्यक्ति जो होता है, सामान्य व्यक्ति जो होता है, वो धर्म से बहुत डरता है, तो उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ न होने पाए। तो ऐसे ही धार्मिक व्यक्ति वो लोग भी थे। तो क्या है कि जैसे हिंदुओं में कि पंडित जी से पूछते हैं क्या हुआ, तो वैसे उनमें हुआ था मौलवी जी से पूछते हैं क्या है। मौलवी जी से पूछने चले गए इसका क्या मतलब होता है। मौलवी जी ने कहा अब तो तलाक हो गया भैया, अल्लाह तो आप तो हो गया, तलाक गए, अब तो आप दोनों का तलाक। तो आप समझते क्या है उन दोनों की हालत क्या थी कि भैया हमारा तो परिवार बसा बसाया परिवार बिखर जाएगा, ये कैसे हो सकता है कि हमारा तलाक हो जाए। हम तलाक नहीं चाहते, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। तो आप समझिए, बताओ, बुजुर्ग दंपत्ति जो हैं वो अपने से कुछ नहीं चाह रहे थे, अपने से अलगाव चाह ही नहीं रहे थे। उनका तो भरा पूरा परिवार बढ़िया चल रहा था, और अचानक एक घटना घटती है, एक सपना, और लोगों ने कह दिया आप अलग। आप समझ रहे कितनी खतरनाक घटनाएं होती हैं। दूसरी घटना बताओ, कानपुर की घटना थी। 2 पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। जब छोटा घर होता है तो क्या होता है कि आदमी लड़ते लड़ते रोड तक पहुंच जाता है, तो रोड में आ गए और लड़ने लगे, है ना। एक दूसरे को कुछ कुछ कह रहे थे। तो इसमें क्या है, पति ने सोचा कि भाई हमारी बदनामी हो गई, तो पति ने ऐसा कहा कि अगर ज़्यादा बोलेगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तो पत्नी को भी ताव आ गया, तो पत्नी ने क्या कहा, असली मर्द का बच्चा है तो तलाक दे के दिखा।
अब क्या है, मर्दानगी पे सवाल आ गया तो फिर आदमी कहाँ झुकता है, तो आदमी तुरंत ही अपना दांव फेंक दिया, तलाक तलाक तलाक। और जैसे ही बोला तलाक तलाक तलाक, मोहल्ले वालों ने कहा अब तो हो गया तलाक भैया इनका। तो जैसे ही मोहल्ले वाले अल्लाह तौबा करने लगे तैसे ही समझ में आ गया तो जीवन गड़बड़ हो गया। उसने कहा नहीं नहीं, हमने तलाक नहीं दिया, हमको अलगाव नहीं चाहिए। लेकिन क्या हुआ, तलाक हो गया। तो देखिए कैसा तलाक हुआ, वो चाहते नहीं। लड़ाइयाँ किस में नहीं होती, पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कि अलग हो जाए। वो दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि भाई हम तलाक नहीं चाहते थे। ठीक है, ऐसे ही क्या है, कोई बैठे हुए हैं, पीने के लिए बैठे हुए हैं, अब तो 2-4 लोग बैठे हुए हैं, उसमें ये हो गया कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करती है, तुम्हारी पत्नी तो तुमसे लड़ती रहती है, तुम्हारे ऊपर हमेशा हक जताती है और तुम कुछ नहीं कर पाते, तो तुम एक तरीके से जोर का गुलाम, है ना, इस टाइप का। तो अगले को भी ताव आ गया कि नहीं भाई हम जो गुलाम नहीं हैं। अब 2-4 पैक अंदर जाए उसके बाद तो थोड़ी सी मर्दानगी जागी जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं हैं, और दिखाने के लिए प्रूफ क्या है, तो ले आओ मैं अभी 3 तलाक दिए देता हूँ, फट 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 3 तलाक दे दिया, हो गया। तो मैसेज कर दिया 3 तलाक हो गया। जब सुबह देख रहे हैं तो पत्नी अपना सामान पैक कर रही, तो पूछे क्या हो गया, तो बोले तुमने तलाक दे दिया। कहाँ तलाक दिया, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो बोले ये देखो, उन्होंने दिखाया मैसेज में कि ये देखो आपने मैसेज कर दिया तलाक का। अब आप समझे कैसे तलाक हो रहे हैं। ऐसे तलाक होने चाहिए थे क्या? ये किसी एक घर परिवार को बनाने में कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी आपसी समझ और कितना सेक्रीफाइस लगता है, लेकिन आप क्या है 1 सेकंड के अंदर बिखर गया। मतलब इसमें सोचने समझने का टाइम ही नहीं है। यही गड़बड़ है, इसमें वापस लौटने का टाइम नहीं है, तो ये गड़बड़ करता है। जबकि मुस्लिम ही विधि में क्या है, 2 प्रकार के मैंने कहा और तलाक हैं, उनमें 3 महीने का टाइम होता है, लौटने का समय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन नहीं किया, उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया, पर इसको असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि ये गलत था। बाद में सरकार ने भी इसके लिए कानून बना दिया। तो आप समझ गए कि ये क्या है, जो परंपराएं और विधियां हैं, जो परंपराएं हैं हमारी, वो भी ताकत रखती हैं विधि का, और अगर वो कहीं भी मूल अधिकार का हनन करती होंगी तो उसे कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो लेकिन होपफुली आपको समझ आया होगा इतने उदाहरण के बाद। तो ये विधियां किस किस तरह की होती हैं वो हम लोगों ने आज यहाँ पर देख लिया। तो ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कितने प्रकार की विधियां हैं उसके संबंध में चर्चा हो गई। अच्छा, ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आगे चल के जब हम लोग क्या है मूल ढांचे की संकल्पना को पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा उपयोग में जो आएगा वो यही आएगा। तो इसको एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपयोग में आएगा जब मूल ढांचे की संकल्पना पढ़ेंगे। और मूल ढांचे की संकल्पना अगले ही वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगले ही वीडियो में अभी हम लोग मूल अधिकार के अंदर और नहीं जाएंगे, बल्कि मूल ढांचे की संकल्पना को पढ़ने के बाद ही जाएंगे। यानी हम केशवानंद भारती केस और जितने केसेज हुए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगले ही वीडियो में बात करेंगे, ये उसका बेस बनाता है और बहुत सारी डिबेट, बहुत सारी बातों का ये बेस बनाता है। इसलिए अनुच्छेद 13 महत्वपूर्ण है। और कभी कभी डायरेक्ट इससे सवाल आते हैं, तो डायरेक्ट जो सवाल आएंगे तो होपफुली अगर आपने इसे पढ़ा है तो बन जाएंगे, और जो इनडायरेक्ट सवाल आते हैं वो सब भी बनेंगे आपसे, जैसे ही आप अगला भी वीडियो उसके साथ जोड़ लेते हैं तो। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 में इतनी ही जानकारी है। इसके अलावा जो और है मैंने कहा कि अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो होपफुली आज का वीडियो ठीक ठाक बन गया हो और आप तक पहुंच जाए टाइम से। तो मैं चाहूँगा कि अगला वीडियो भी टाइम से पहुंचे और सब कुछ सकुशल रहे। तो चलिए भाई, कल दशहरा है, दशहरे की बधाई, अग्रिम बधाई पहले से आपको, क्योंकि कल तो वीडियो बनेगा नहीं, परसों बनेगा, तो मतलब दशहरे के बाद फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। उसके पहले का ये वीडियो है और होपफुली आपको टाइमली मिल जाए, सब कुछ ठीक ठीक रहे और फिर हम लोग एकदम टाइम से मिल पाएँ। तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हुए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।